नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल टेक्निकल आस्क में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि इस वीडियो में मैं आपको स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल खबरों से अवगत कराता हूं। तो चलिए एक एक करके इस वीडियो में जान लेते हैं। पहली खबर की बात करते हैं तो दोस्तों वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के साथ सीमा पर तनावपूर्ण हालातों के बीच भारतीय वायुसेना की क्षमताओं और अग्रिम ठिकानों पर तैनाती की समीक्षा की है। राजनाथ सिंह ने वायुसेना के कमांडरों के एक सम्मेलन में उनसे बातचीत की है और वायुसेना को चीन के साथ किसी भी स्थिति में तैयार रहने के लिए कह दिया है। राजनाथ सिंह ने इंडियन एयरफोर्स के सक्रिय कदम की सराहना करते हुए कहा कि इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट में जिस पेशेवर तरीके से एयर स्ट्राइक की थी और पूर्वी लद्दाख में मौजूदा हालात के जवाब में अग्रिम ठिकानों पर इंडियन एयरफोर्स की तैनाती की है, उससे देश के दुश्मनों को कड़ा संदेश मिल गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे देश की रक्षा का संकल्प एयरफोर्स और सेना के विश्वास पर टिका है। उन्होंने एलएसी पर सैनिकों को हटने के लिए जारी प्रयासों का जिक्र किया। साथ ही रक्षा मंत्री ने कहा कि देश ने रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता भी हासिल की है। राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति और सैन्य मामलों का विभाग बनाए जाने के बाद तीनों सेनाओं के बीच एकता बढ़ाने की दिशा में भी सराहना की। साथ ही नैनो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर और अंतरिक्ष डोमेन में उभरती हुई क्षमताओं को अपनाने में वायुसेना की भूमिका की सराहना की। इस दौरान वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने कहा कि इंडियन एयरफोर्स दुश्मन की किसी भी आक्रामक कार्रवाई का संक्षिप्त समय में जवाब देने के लिए तैयार है। यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो भारत के परमाणु मिसाइलों को लेकर आ रही है। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत ने अपने परमाणु सुरक्षा रणनीति को एक बार फिर से बदला है। अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने परमाणु बमों के विकास और उसकी रोकथाम की रणनीति को पाकिस्तान से हटाकर चीन पर कर दिया है। अब चीन की राजधानी बीजिंग भी भारत के परमाणु मिसाइलों की जद में आ गई है। इसके अलावा भारत कम से कम 3 ऐसे हथियारों का निर्माण कर रहा है जो उसे चीन के खिलाफ एक बड़ी ताकत प्रदान करेंगे। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट में जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 2017 में डोकलाम स्टैंड ऑफ के बाद भारत ने अपने परमाणु रणनीति का ध्यान पाकिस्तान से हटाकर चीन पर कर दिया है। भारत पहले पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रमों के अनुसार अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाता था। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत ने 150 से 200 परमाणु बमों को बनाने में प्रयोग किए जाने वाले प्लूटोनियम का संवर्धन करके रखा है। हालांकि भारत के पास वर्तमान में 150 से कम परमाणु बमों का जखीरा है। रिपोर्ट की माने तो भारत वर्तमान में जमीन, हवा और पानी से परमाणु हमला करने में सक्षम है। जो देश इन तीनों माध्यमों के जरिए परमाणु हमला करने में सक्षम होते हैं उन्हें न्यूक्लियर ट्राइड संपन्न देश कहा जाता है। भारत तेजी से परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम अन्य मिसाइलों का निर्माण भी कर रहा है, जिसमें कई हथियार अपने अंतिम स्टेज पर पहुंच चुके हैं। इनमें जमीन से दागी जाने वाली अग्नि 6 मिसाइल और पनडुब्बियों से फायर की जाने वाली K5 मिसाइल भी शामिल है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत के पास 8 ऐसे हथियार हैं जिनसे कभी भी परमाणु हमला किया जा सकता है। इनमें से हवा में हमला करने वाले 2 हथियार, जबकि जमीन से हमला करने वाले 4 बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली, 2 समुद्र आधारित बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली शामिल है। इसके अलावा कम से कम 3 हथियार विकासशील प्रक्रिया में है। भारत के पास हवा में परमाणु हमला करने में सक्षम विमानों में मिराज 2000 और जागुआर एयरक्राफ्ट शामिल है। इसके अलावा इस महीने के अंत में शामिल होने वाला राफेल विमान भी परमाणु मिसाइलों को दागने में सक्षम है। भारत ने मिराज 2000 एयरक्राफ्ट का अपग्रेड किया है, जिसके बाद इन मिराज को मिराज 2000i के नाम से जाना जा रहा है। यानी कि भारत ने अपना फोकस पूरी तरह से चीन के ऊपर कर दिया है, क्योंकि चीन जो कि परमाणु संपन्न देश है उसको देखते हुए भारत ने अपने परमाणु जखीरे को बढ़ाना शुरू किया है और धीरे धीरे भारत का यही प्रयास है कि अब चुनौती पाकिस्तान से नहीं बल्कि चीन से है। दोस्तों, इस बात को लेकर आपको क्या लगता है आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। अगली खबर की बात करते हैं तो वो भारत की नौसेना को लेकर आ रही है। भारत ने अपने पड़ोसी दुश्मन पाकिस्तान और चीन को देखते हुए अब अपनी पनडुब्बियों में एयर इंडिपेंडेंट पावर यानी कि AIP को अपनाया है। एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन के रूप में ये तकनीक गैर परमाणु पनडुब्बियों को बिना सतह के अधिक समय तक संचालित करने की अनुमति देता है। साथ ही इनका पता लगाना कठिन हो जाता है और लंबे समय तक ये जोखिम वाले क्षेत्रों में गश्त कर सकती है। आपको बता दें कि भारतीय पनडुब्बियों में अब AIP आ रहा है। वर्तमान में कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों को भारत निर्मित प्रणाली प्राप्त होने की उम्मीद है। इससे भारत की गैर परमाणु पनडुब्बियों की क्षमता और ज्यादा बढ़ जाएगी। भारतीय इंजीनियर एक स्वदेशी एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम पर काम कर रहे हैं, जिसे भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों में लगाया जाएगा। इंजीनियरिंग फर्म लार्सन एंड टूब्रो ने एक प्रोटोटाइप सिस्टम का निर्माण और परीक्षण किया है, जो कलवरी क्लास के हल के अंदर फिट बैठता है। इस कंपनी के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां भी शामिल है। सूत्रों के अनुसार योजना के लिए प्रत्येक कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों को स्वदेशी AIP के साथ इंटीग्रेटेड किया जाना है। आपको बता दें कि AIP को चालक दल के क्षेत्र और इंजन के स्थान के बीच में डाला जाता है। स्थानीय रूप से डिजाइन की गई इस प्रणाली से पनडुब्बियों का जो इंड्योरेंस टाइम है वो 2 सप्ताह तक और बढ़ जाएगा।
साथ ही हमारा पड़ोसी देश जो कि ऑगस्टा क्लास की बोट्स का इस्तेमाल करता है, जो कि नई पीढ़ी की है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की पनडुब्बियों के पास पहले से ही AIP सिस्टम मौजूद है, जो उन्हें फिलहाल कुछ फायदे दे सकता है। भारतीय नौसेना जो कि ईंधन सेल्स का उपयोग करेगी, इसके विपरीत पाकिस्तानी नौसेना की पनडुब्बियां MESMA यानी कि मॉड्यूल एनर्जी सोर्स मेरीन ऑटोनॉमी सिस्टम का इस्तेमाल करती है। हालांकि पाकिस्तान चीन से 8 टाइप 093B सबमरीन्स खरीद रहा है और ये भी अन्य प्रकार की AIP के साथ आएंगी, जिसे स्टारलिंक जनरेटर कहा जाता है। यानी कि अब जो आने वाली पनडुब्बियां हैं और जो पहले की पनडुब्बियां हैं, इन सबको AIP से इंटीग्रेटेड किया जाना है, जो कि भारतीय पनडुब्बियों का इंड्योरेंस टाइम बढ़ाएंगी और उनकी युद्धक क्षमता को भी बढ़ाएंगी। और इस वक्त आप समझ सकते हैं कि दोनों देशों के पास यानी कि पाकिस्तान और चीन के पास AIP सिस्टम से मौजूद पनडुब्बियां हैं। ऐसे में भारत के लिए अब ये सिस्टम लगाना बेहद जरूरी हो गया है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी कि KAPP के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा संयंत्र में अहम भूमिका हासिल करना काफी अहम है। घरेलू डिजाइन पर आधारित 700 मेगावाट का ये रिएक्टर मेक इन इंडिया लक्ष्य के तहत बनाया गया है और ये भविष्य में इस तरह की उपलब्धियों की शुरुआत है। गुजरात में स्थित 700 मेगावाट की क्षमता वाले इस ऊर्जा संयंत्र के सामान्य परिचालन की स्थिति में आना इस बात का संकेत है कि ये संयंत्र ऊर्जा उत्पादन के लिए अब तैयार हो चुका है और ये देश का इकलौता सबसे बड़ा रिएक्टर है। इस संयंत्र के बनने से भारत उन देशों की कतार में खड़ा हो गया है जिनके पास न्यूक्लियर पावर तकनीक है। भारत ने 3 लेयर न्यूक्लियर प्रोग्राम का विकास किया है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है रूस को लेकर। भारत और रूस एक रक्षा लॉजिस्टिक साझाकरण समझौते को अंतिम रूप दे रहे हैं, यानी कि लॉजिस्टिक शेयरिंग का जो पैक्ट है जिसे जल्द ही साइन किया जाने वाला है। इससे दोनों देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों और सुविधाओं तक आसानी से पहुंच सकते हैं और इस साल के अंत में होने वाली जो वार्षिक शिखर सम्मेलन है उसमें इस समझौते पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे। आपको बता दें कि लॉजिस्टिक शेयरिंग पैक्ट के तहत युद्धपोतों को ईंधन भरने और आपूर्ति लेने के लिए आपसी बंदरगाहों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों तक पहुंच मिलेगी। भारतीय नौसेना रूसी मूल के युद्धपोतों की एक महत्वपूर्ण ताकत के साथ अभ्यास के लिए आसानी से इस समझौते के अनुसार काम कर पाएगी। साथ ही इस संधि के अनुसार लड़ाकू विमानों को भी भारतीय क्षेत्र में प्रवेश मिल सकेगा। आपको बता दें कि अगर ये समझौता हो गया तो रूसी ईंधन भरने के लिए मुंबई और विशाखापट्टनम जैसे बंदरगाहों का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही भारत भी रूसी बंदरगाहों और एयरबेसों का इस्तेमाल कर सकता है। भारत निकट भविष्य में अंटार्कटिक स्टेशन को देख रहा है और इसमें रूस भागीदार हो सकता है। अगली महत्वपूर्ण खबर की बात करते हैं तो वो UAV के कोड डेवलपमेंट को लेकर आ रही है, भारत और अमेरिका को लेकर। अमेरिका के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि भारत और अमेरिका एयर लॉन्च किए गए मानव रहित हवाई वाहन यानी कि UAV के लिए कोड डेवलपमेंट प्रोग्राम पर बातचीत कर रहा है। उनका कहना है कि हम वर्तमान में बातचीत कर रहे हैं कि दोनों ही देश मिलकर UAV का विकास कर पाएंगे और इसके लिए भारत की जो स्टार्टअप कंपनियां हैं, इसके अलावा भारत का DRDO और अमेरिका की US एयरफोर्स रिसर्च लैब दोनों के बीच कोड डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए महत्वपूर्ण समझौते पर साइन कर दिए गए हैं। यहाँ पे अमेरिका ने कहा कि भारत उनका प्रमुख हथियार खरीदार के रूप में उभरा है। इस सहयोग से दोनों सरकारों के बीच संबंध भी घनिष्ठ बन गए हैं और इससे भारत प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता बढ़ी है। ये कहते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिकी रक्षा बिक्री पिछले 10 सालों में तेजी से बढ़ी है। इसमें कहा गया है कि अमेरिकी रक्षा समाधान में भारत की पहली पसंद बनने का वे प्रयास कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है कि अगर हम टेक्नोलॉजी के बेसिस पर UAV की जो तकनीक है वो अमेरिका के साथ मिलकर डिजाइन करते हैं इस तरीके के UAVs को और इस तरीके के प्रोटोटाइप्स बनाते हैं ताकि भविष्य में भारत के ड्रोन्स की जरूरतों को पूरा किया जा सके, तो ये बहुत महत्वपूर्ण माना जा सकता है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बात और है कि यहाँ पर भारत को अमेरिका के साथ ये सब चीजें सीखने के बाद अपने खुद के डेवलपमेंट जो ड्रोन चल रहे हैं, यानी जैसे रुस्तम 2 चल रहा है, इस पर प्रोग्राम पर फोकस करके इस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वहां भी करना चाहिए ताकि हम भी पूरी तरीके से 101% जिसे कह सकते हैं कि स्वदेशी रूप से, जिसमें किसी भी विदेशी पार्टनर की कोई भागीदारी ना हो, उसके तहत अपने UAVs को बना सकते हैं। तो ये फैसला काफी अच्छा है, इसका हमें स्वागत करना चाहिए। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।